हम देख रहे थे व्यवसाय एवं पेशे की सामान्यतः कर योग्य आय, जिसमें हमने 5 आय देख ली थी। अब हम छठी आय देख रहे हैं, आयात लाइसेंस के विक्रय से लाभ। तो देखिए, किसी करदाता को निर्यात के बदले आयात करने का लाइसेंस मिलता है एवं करदाता इसे खुले बाजार में यदि बेच देता है तो ऐसे बेचने से उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह लाभ व्यापार एवं पेशे का लाभ कहलाता है। 7वां पॉइंट है नगद सहायता यानी कैश सब्सिडी। यदि भारत सरकार द्वारा या अन्य किसी संस्था द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ कैश सब्सिडी दी जाती है तो वह उस व्यक्ति के व्यापार एवं पेशे आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। 8वां पॉइंट है हमारा तटकर एवं उत्पादन कर की वापसी। यदि करदाता ने अपने उत्पादन एवं आयात निर्यात के संबंध में कोई उत्पाद कर दिया है, कोई तटकर चुकाया है, तो यह उसके लिए एक व्यय है और व्यय के रूप में उसे इसकी छूट प्राप्त होगी। किन्हीं नियमों के अंतर्गत इसकी यदि कभी वापसी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये कर वापसी कहलाएगी और कर वापसी उस व्यक्ति की लाभ मानी जाएगी और व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत लाभों में इसे जोड़कर उस व्यक्ति को उस पर कर देना पड़ेगा। 9वां पॉइंट देखिए आप लोगों के सामने है, मौद्रिक आय भी व्यवसाय में आय के रूप में ही कर योग्य होती है। गैर मौद्रिक आय, नॉन मॉनिटरी प्रॉफिट। तो देखो, नॉन मॉनिटरी प्रॉफिट पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ होता क्या है। नॉन मॉनिटरी प्रॉफिट इज दैट काइंड ऑफ प्रॉफिट इन विच वी आर नॉट रिसीविंग एनी प्रॉफिट रिगार्ड्स मनी, यानी कि हमें पैसे के तरीके से हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा बल्कि कोई उपहार के तरीके से मिल रहा है। जैसे हमने एक व्यक्ति को अपना कोई माल बेचा और उसके बदले उस व्यक्ति ने हमें कोई उपहार दे दिया, फ्रिज दे दिया, टीवी दे दिया, एसी दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये भी हमारे व्यापार का ही तो एक भाग है ना, हमें लाभ मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई गैर मौद्रिक आय भी किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वह उसकी व्यापार एवं आय पेशे के अंतर्गत ही कर योग्य मानी जाएगी। उसके बाद है 10वां पॉइंट, साझेदारों को फर्म से प्राप्त बोनस एवं ब्याज कमीशन। साझेदार जो होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब कोई व्यवसाय करते हैं तो वो आपस में साझेदार कहलाते हैं और ये साझेदार जो होते हैं ये फर्म से कोई वेतन प्राप्त करते हैं, कोई बोनस प्राप्त करते हैं या कोई ब्याज प्राप्त करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये सारी की सारी आय उनकी कर योग्य आय होगी, परंतु जिस सीमा तक साझेदारी संस्था ने इस प्रकार के भुगतान की कटौती नहीं की है उस सीमा तक वेतन, बोनस एवं ब्याज से प्राप्त आय साझेदारों की आय नहीं मानी जाएगी। अगला पॉइंट है 11th, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिस्पर्धा न करने के बदले प्राप्त राशि। तो देखिए, कंपनी अधिनियम 1961 में इसका एक विशेष प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई करदाता किसी व्यवसाय का कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे कि अन्य किसी व्यवसाय के वाणिज्यिक पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस आदि को वो यूज़ करने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको प्रयोग न करने के अनुबंध के बदले कोई आय दी जाती है तो वह आय उसकी लाभ कहलाएगी और ये इसके अंतर्गत उसे व्यापार एवं पेशे आय के अंतर्गत ही छूट आय मानी जाएगी। और लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि यह धारा केवल प्राप्ति से संबंधित है, अतः इसका भुगतान करने वाले व्यक्ति इसे पूंजीगत प्राप्ति मानेंगे और व्ययों की इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं दी जाएगी। अब आते हैं हम 12th पॉइंट पे, महत्वपूर्ण बीमा योजना से प्राप्ति। यदि किसी व्यवसायी ने अपने महत्वपूर्ण कर्मचारियों के जीवन पर इस प्रकार के बीमा पॉलिसी ली है कि ऐसी पॉलिसी का प्रीमियम व्यवसाय द्वारा ही चुकाया जाएगा, तो ऐसी पॉलिसी पे यदि कोई बोनस की राशि प्राप्त होती है तो वह व्यवसाय की आय ही कहलाएगी, क्योंकि वह बोनस जो व्यक्ति जिसने अपने कर्मचारियों का बीमा करवाया है वो स्वयं ही रखेगा। और उसके बाद 13 पॉइंट है सट्टे के व्यवसाय का लाभ। तो यदि किसी व्यक्ति को सट्टे से कोई लाभ होता है तो वह व्यापार एवं पेशे आय शीर्षक के अंतर्गत ही कर योग्य होता है। अवैध व्यवसाय का आय से आय, इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस। ये देखिए, न्यायालय में बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जिन्हें इलीगल करार दिया जाता है। तो अवैध
जो आय है उस पर कर लगाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो यदि कोई व्यक्ति आयकर अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और ये माना जाता है कि इसने अवैध तरीके से कोई पैसा प्राप्त किया है, तो उसे इसके ऊपर व्यापार एवं पेशे आय शीर्षक के अंतर्गत ही कर देना पड़ता है। नेक्स्ट 15 पॉइंट है, पूर्व में स्वीकृत व्ययों की प्राप्ति को आय मानेंगे। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की पूर्व में कोई स्वीकृत व्यय था जिसकी प्राप्ति अब उसे हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में वो इस वर्ष आय मानी जाएगी। जैसे बेड डेप्ट रिटर्न ऑफ है और उन पे हमारा केस चल रहा है, तो हमें यदि बेड डेप्ट्स का पैसा अब मिल गया है तो वो इस साल की आय मानी जाएगी। 16 पॉइंट है, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन से आय। यदि किसी व्यक्ति को विदेशी विनिमय दर से परिवर्तन में ऐसे आय प्राप्त होती है तो वह आय भी व्यापार एवं पेशे लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। 17वां पॉइंट है, डूबत ऋण की वसूली, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि डूबत ऋण की कोई वसूली होती है तो पिछले सालों का वो डूबत ऋण है और इस साल वसूली हो गई तो वह व्यापार एवं पेशे की आय ही कहलाएगी। उसके बाद 18 पॉइंट है बच्चों आपके सामने, वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति के विक्रय से प्राप्ति। यदि किसी व्यक्ति ने कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए कोई मशीन खरीदी है, प्लांट खरीदा है और अब वो अनुसंधान पूरा हो गया तो उस मशीन को यदि बेच दिया जाता है तो उससे जो आय प्राप्त होती है वह व्यापार एवं आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। 19वां पॉइंट है, निजी संपत्ति का स्टॉक में परिवर्तन। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी निजी संपत्ति को स्टॉक में परिवर्तित कर लिया है तो लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर स्टॉक में बदला जाता है, तो जिस गत वर्ष में ऐसा किया गया है उस गत वर्ष की वो आय नहीं मानी जाएगी। जिस गत वर्ष में ऐसा स्टॉक मार्केट में बेचा जाएगा उस गत वर्ष की वह आय मानी जाएगी। जैसे कि मेरे पास कोई गहने हैं, मैंने उन्हें 2 साल पहले स्टॉक बना के और एक गहनों की दुकान शुरू कर दी, तो जिस भी वर्ष में मैं उन गहनों को बेच पाऊंगी और उससे लाभ प्राप्त करूंगी उसी साल उसे व्यापार एवं पेशे की आय माना जाएगा। 20वां पॉइंट है, स्टॉक का पूंजी में परिवर्तन। यदि करदाता अपने स्टॉक को पूंजी में परिवर्तित कर देता है तो परिवर्तन की तिथि को ऐसे स्टॉक के बाजार मूल्य को जिसे कि पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किया गया है व्यापार की आय माना जाएगा और व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत इस पे उसे कर देना होगा। अर्थात यह आय व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। अब देखिए एक और पॉइंट मैं इसी लेक्चर में कवर कर रही हूँ, अप्रगट आय, विनियोग एवं अस्पष्ट व्यय को आय मानना। देखो बच्चों, कभी कभी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 68-69 में कुछ विशेष प्रकार के ऐसे व्यवहार आते हैं, जैसे कि पहला है अस्पष्ट रोकड़। यदि कोई आयकर अधिकारी की जानकारी में ऐसी रोकड़ जमा आती है किसी व्यक्ति की जिसके बारे में वो बता नहीं पा रहा कि वो कहाँ से लाया है, तो उस व्यक्ति को व्यापार एवं आय पेशे के अंतर्गत ही इस पे टैक्स देना पड़ेगा। विनियोग जिनका साधन प्रकट नहीं हो, ऐसा कोई भी विनियोग, किसी व्यक्ति ने कोई ज़मीन खरीद ली, कोई बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली, कुछ भी ऐसी चीज़ खरीद ली और आयकर अधिकारी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो जो भी आय उसकी है वो सारी व्यापार एवं पेशे आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। तीसरा पॉइंट है बेहिसाब धनराशि पकड़ में आना। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई रेड पड़ती है उसके घर में और कोई चलन मुद्रा मिलती है, आभूषण मिलते हैं, कीमती धातु मिलती है और वो बता नहीं पाता कि वो कहाँ से लाया है, तो ये सारा का सारा पैसा जो है वो उसका व्यापार एवं पेशे की आय कहलाएगा। चौथा पॉइंट है विनियोग जो पूर्ण राशि पे न दिखाए गए हों। यदि आयकर अधिकारी की जानकारी में किसी व्यक्ति ने ऐसे विनियोग हैं जो कि पूर्ण राशि पे नहीं दिखाए गए हैं, तो जितनी धनराशि के विनियोग हैं उससे का अंतर जो है वो पूर्व वर्षों में आय रही होगी और इस आय को व्यापार एवं पेशे की आय माना जाएगा। देखिए नेक्स्ट है व्यय जो खातों में प्रकट ना हुआ हो। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी यदि करदाता ने अपनी कोई पुत्री का विवाह किया, मकान का नवीनीकरण किया, कोई आयोजन संपन्न किए, तो करदाता इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाया कि व्यवसाय के आय
आए हैं या उसके स्वयं के खर्चे हैं या व्यवसाय के खर्चे हैं, तो सारा का सारा जो व्यय है ये ऐसा माना जाएगा कि व्यवसाय का खर्चा नहीं था, ये आय था और व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत इस पर कर देना पड़ेगा। छठा पॉइंट है हुंडी के आधार पर ली गई और भुगतान की गई राशि। यदि किसी व्यक्ति ने ऋण हुंडी पर लिया है अथवा हुंडी पर लिए गए ऋण के ऊपर उसने किसी वर्ष में ऋण का भुगतान किया है तो वो करदाता की आय मानी जाएगी और इस हुंडी पे लिए गए ऋण को व्यापार एवं आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य माना जाएगा। इस प्रकार अपन ने ये 20 पॉइंट्स तो देखे जो कि आय माने जाते हैं और ये 6 पॉइंट्स देखे जो कि अप्रकट आय होते हैं, परंतु आयकर अधिनियम के अंतर्गत इन्हें भी व्यापार एवं पेशे शीर्षक में लिया जाता है। देखिए बच्चों, इस वाले चैप्टर में ना थ्योरी बहुत है, आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। मैं आपको PDF में ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छी तरह डालूंगी, इन्हें देखिए, समझिए और यदि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आते इन्हें बार बार पढ़िए और इसके बावजूद भी यदि अभी समझ नहीं पाते तो मुझसे आप फ़ोन से पूछ सकते हैं या मेरे WhatsApp ग्रुप के थ्रू अपनी क्वेरीज़ को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।